नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जैविक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की और हमने देखा था कि उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जिसका नाम था मगध, जो बहुत ही शक्तिशाली था। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी महाजनपदों के बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हम केवल मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद के बारे में जानकारियां देखेंगे, क्योंकि ये जो महाजनपद है यहाँ से विभिन्न एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। और एक समय ऐसा था कि सारे महाजनपद अलग अलग डिवाइड थे, लेकिन धीरे धीरे मगध साम्राज्य जो कि शक्तिशाली था, इसने सारे महाजनपदों को अपने में विलय करना प्रारंभ कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि सारे मगध जो महाजनपद थे उन पर मगध साम्राज्य ने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में, ये मगध साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट, इसको दो भागों में हम पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो ये 16वां लेक्चर है। इससे पहले हम 15 लेक्चर इतिहास के पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो 15 लेक्चर्स नहीं देखे तो मेरे चैनल जैविक स्टडी पे जाके आप पहले उन 15 लेक्चर्स का अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ तक आइए, ताकि आपको इतिहास एक सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आए। तो ये जो मगध साम्राज्य है, हमने देखा था कि लगभग 600 बीसी शताब्दी के आसपास भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। तो ये 16 महाजनपदों में से एक था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, इसके शासकों ने अन्य महाजनपदों को अपने में विलय करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे अपने में विलय प्रारंभ कर दिया करना, यहीं से मगध का उद्भव होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, मगध साम्राज्य का धीरे धीरे उद्भव होने लगा, इसका क्षेत्र विस्तारित होने लगा, क्षेत्र बढ़ने लगा। और ये जो घटना है, इस घटना को ही मगध साम्राज्यवाद कहा। क्या कहा? मगध साम्राज्यवाद कहा। मगध में कई प्रतापी राजा आए धीरे धीरे, और अंत में इसका घनानंद नाम का एक शासक था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद वो अंतिम इसका मगध साम्राज्य का शासक था। तो मगध जो था, इसका शासन काल अगर हम देखें, इसका समय अगर हम देखें तो 544 बीसी, यानी कि 544 ईसा पूर्व से 321 बीसी, 321 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो मगध साम्राज्य का समय माना जाता है। 544 बीसी से 321 बीसी तक। मगध पर अगर हम बात करें तो मगध की दो प्रमुख राजधानियां हुआ करती थी। हमने कल 16 महाजनपदों में देखा, एक थी राजगीर या राजगृह और दूसरी थी पाटलिपुत्र। तो ऐसा माना जाता है कि मगध इतना शक्तिशाली कैसे हुआ। तो मगध शक्तिशाली होने का कारण ये था कि यहाँ के राजाओं की जो राजनीतिक कुशलता थी वो बहुत ही अच्छी थी। अगर देखा जाए तो इसकी जो दो राजधानियां थी, राजगीर, ऐसा माना जाता है कि राजगीर जो थी वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इस कारण यहाँ पर किसी भी विदेशी या फिर अन्य राजाओं के आक्रमण होना थोड़ा सा असंभव था। और पाटलिपुत्र को देखा जाए तो वो नदियों से घिरी हुई, इससे आगे हम देखेंगे कि किन नदियों से घिरी हुई है। और उसके बाद यहाँ का समाज थोड़ा सा विकसित था। इस कारण ऐसा माना जाता है कि ये जो मगध साम्राज्य है ये शक्तिशाली हुआ, और एक टाइम ऐसा आया कि पूरे भारत में ये उभर कर एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। तो मगध का समय हमने देखा। मगध पर अगर हम देखें तो किन किन वंश ने शासन किया, तो मगध पर 3 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया? 3 वंशों ने शासन किया। उसमें देखा जाए, फर्स्ट एक वंश था हर्यक वंश। फर्स्ट वंश था पहला हर्यक वंश ने शासन किया। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, और तीसरा अंतिम वंश था नंद वंश। तो इन तीनों वंशों ने इस पर अधिकार किया, या फिर ऐसा देखा जाए कि इन तीनों वंशों ने इस पर क्या किया, शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो ये 3 वंश हो गए जिन्होंने क्या करा, मगध पर शासन किया। अगर हम इनको ट्रिक के रूप में याद करें तो एक ट्रिक है थोड़ी सी, अगर आप याद करना चाहो तो मगध, ये ऐसे ही कौन कौन से शासन है इनको याद करने की ट्रिक है। मगध के हसीन सपने, मगध के हसीन सपने, मगध के हसीन सपने। तो सपने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। बाकी मगध का, यानी कि मगध, और ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, और न से नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और
नंदवंश। तो ये 3 वंश मगध के हसीन सपने, ये ट्रिक है इसकी, मगध के हसीन सपने, मगध से मगध हो जाएगा, हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और ना से नंद वंश। तो ये इसकी ट्रिक है, अगर आप नोट करना चाहो तो कर लीजिएगा। तो ये 3 वंश थे जिन्होंने, फर्स्ट अगर हम देखें हर्यक वंश, तो इसका समय था 544 बीसी से 411 बीसी तक इसने शासन किया। 544 बीसी 411 बीसी तक हर्यक वंश ने शासन किया। 411 बीसी के बाद और 344 बीसी के बीच, यानी कि 411 बीसी और 344 बीसी के बीच शासन किया शिशुनाग वंश ने। उसके बाद नंद वंश का समय देखें तो 344 बीसी से 321 बीसी के बीच में नंद वंश ने शासन किया। हर्यक वंश के अगर हम प्रमुख शासक देखें कि इसके प्रमुख कौन कौन से शासक हुए, तो एक पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शासक, या ऐसा कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन हुआ, बिंबिसार हुआ। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आता है, हम इनके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख फैक्ट है इनसे रिलेटेड, उनको हम आगे देखेंगे। तो बिंबिसार, अगला है अजात शत्रु, अजात शत्रु के बाद उदयन आता है, उदयन के बाद नाग दशक आता है, नाग दशक के बाद ये जो हर्यक वंश है ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद मगध साम्राज्य का दूसरा वंश प्रारंभ होता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का प्रमुख एक शासक पहला था शिशुनाग ही, शिशुनाग के नाम पर ही इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। उसके बाद आता है कालाशोक, कालाशोक अगला शिशुनाग वंश का शासक आता है। और उसके बाद अंतिम जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था नंदी वर्धन। कौन था, नंदी वर्धन। तो ये शिशुनाग वंश के प्रमुख शासक हुए। उसके बाद नंद वंश आता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो नंद वंश है इसमें मुख्य रूप से 9 प्रमुख शासक हुए। कितने प्रमुख शासक हुए, 9 प्रमुख शासक हुए, जिसमें 2 महान शासक हुए थे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से थोड़े से महत्वपूर्ण है। जिसमें एक था महापद्मनंद। महापद्मनंद जो ये है, ये नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अंतिम जो शासक था घनानंद था, ये घनानंद नंद वंश का भी अंतिम शासक रहता है और मगध साम्राज्य का भी अंतिम शासक होता है। घनानंद की मृत्यु या घनानंद कैसे मरता है, कौन इसको आक्रमण के माध्यम से मारता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गए मगध साम्राज्य का थोड़ा सा उदय। और मगध साम्राज्य में किन किन वंशों ने शासन किया, अलग अलग वंश जो है 3, इनके प्रमुख शासक कौन कौन थे ये देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एक एक वंश करके पढ़ते हैं कि हर्यक वंश में बिंबिसार जो था, बिंबिसार से प्रमुख फैक्ट क्या है, शिशुनाग वंश में ये प्रमुख राजा थे, इनके क्या फैक्ट है, और नंद वंश के प्रमुख शासक जो है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मगध साम्राज्य के अगर हम पहले वंश की बात करें कि पहला वंश इसका कौन सा था, तो वो वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश के अगर समय की हम बात करें तो 544 बीसी से 412 बीसी के मध्य का जो समय था वो हर्यक वंश का समय था। ये जो हर्यक वंश है ये मगध साम्राज्य का प्रथम वंश है और इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया। कौन सा वंश कहा गया, पितृहंता वंश। इसे पितृहंता वंश क्यों कहा गया, क्योंकि इसके जितने भी शासक हुए इस वंश के, उन्होंने अपने पिता की हत्या करके शासन किया, मतलब पिता को मारकर वो खुद राजा बन गए, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया। जितने भी इसमें शासक हुए सभी ने अपने पिता की हत्या करी, इसलिए इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया। इस वंश के अगर प्रथम राजा की हम बात करें तो प्रथम इस वंश का राजा था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम राजा था और यही मगध साम्राज्य का भी प्रथम राजा था। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक हुआ। क्या हुआ, हर्यक वंश का संस्थापक हुआ। बिंबिसार के अगर हम अन्य नाम की बात करें तो इसका उपनाम यानी नाम था श्रोणिक। क्या था, श्रोणिक इसका अन्य नाम था। श्रोणिक इसका अन्य नाम क्यों था, सेना रखने वाला। श्रोणिक का अर्थ होता है सेना रखने वाला। तो याद रखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किस अन्य नाम श्रोणिक किसका है, तो श्रोणिक अन्य नाम बिंबिसार का है। श्रोणिक का अर्थ क्या होता है, श्रोणिक का अर्थ होता है सेना रखने वाला। राजधानी की अगर हम बात करें तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की या फिर मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह को बनाया, राजगीर या राजगृह को बनाया। किसको बनाया, राजगीर या राजगृह को। कहां से शिफ्ट किया, तो गिरिब्रज से शिफ्ट किया। पहले थी गिरिब्रज राजधानी, इसने जिस भी साम्राज्य को जीता उसके बाद इसने अपनी राजधानी क्या बना ली, राजगृह बना ली। तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी क्या बनाई थी, तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह को बनाई थी। इससे पहले कहां थी, गिरिब्रज में थी।
इसने क्या करा, राज्य विस्तार हेतु, राज्य का विस्तार करने हेतु विवाह की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? विवाह की नीति। ये अन्य राज्य जो थे, अन्य जो शासक थे, उनके यहाँ शादी या विवाह के माध्यम से अपने क्षेत्र को विस्तारित करता था। तो इसने कई शादियां की, जिसमें प्रमुख इसकी पत्नियां थी महाकोशला। एक थी महाकोशला। ये जो महाकोशला थी वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। क्या थी? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, जिसका नाम था महाकोशला। कभी क्वेश्चन आ जाए कि महाकोशला कौन थी, तो महाकोशला बिंबिसार की पत्नी थी। और अगर क्वेश्चन डीप में पूछा जाए तो प्रसेनजीत की बहन थी। उसके बाद अगली इसकी एक पत्नी देखी जाए तो चेलन्ना करके एक पत्नी थी इसकी, चेलन्ना। और ये जो चेलन्ना थी वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की राजकुमारी थी? लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आता है। आप अधिकतर राजधानी याद रखिए, इसका अन्य नाम श्रोणिक रखिए, हर्यक वंश का संस्थापक हुआ, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक हुआ, ये चीजें आती हैं। चेलन्ना लिच्छवी वंश की राजकुमारी हो गई। उसके बाद अगले है क्षेमा। ये क्षेमा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्षेमा जो थी वो पंजाब की राजकुमारी थी। उस समय पंजाब का नाम कुछ और था, पर वर्तमान पंजाब की राजकुमारी थी। ये एक बौद्ध भिक्षुणी थी। क्या थी? इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बौद्ध भिक्षुणी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्षेमा कौन थी, तो बिंबिसार की पत्नी आ सकता है ऑप्शन में, बौद्ध भिक्षुणी आ सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिए। उसके बाद एक राजवेद था जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था राजवेद का? जीवक राजवेद था। ये किसका राजवेद था? बिंबिसार का राजवेद था। ये भारत का प्रथम आयुर्वेदाचार्य माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवक किसका राजवेद था। तो जीवक जो था वो बिंबिसार का राजवेद था और भारत का प्रथम आयुर्वेदाचार्य इसको माना जाता है। इस बिंबिसार ने इसे बुद्ध की सेवा में भेजा। बाद में क्या हुआ, अवंती के जो राजा थे चंड प्रद्योत, क्या नाम था उनका? चंड प्रद्योत नाम था। उनको एक बीमारी हुई थी, तो उस बीमारी से इसकी सेवा करने के लिए जीवक को बिंबिसार ने उनकी सेवा में भी भेजा था। तो याद रखिए, जीवक राजवेद था, ये भारत का प्रथम आयुर्वेदाचार्य हुआ, बुद्ध की सेवा में भी इसे भेजा बिंबिसार ने, और बाद में अवंती के शासक चंड प्रद्योत की सेवा में भी इसे भेजा गया। उसके बाद ये बिंबिसार, यहाँ पर इतने फैक्ट इसके हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बिंबिसार की हत्या करता है उसी का पुत्र अजात शत्रु। कौन करता है? अजात शत्रु। और ये इसकी हत्या करके राजा बन जाता है। तो अजात शत्रु के अगर अन्य नाम की हम बात करें तो अजात शत्रु का अन्य नाम है कुणिक। क्या नाम है? कुणिक। कुणिक का अर्थ होता है राज्य विस्तार करने वाला, राज्य विस्तार करने वाला। और ये जो अजात शत्रु है ये काशी प्लस कौशल व वज्जी संघ पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये अपने राज्य विस्तार की नीति के माध्यम से काशी, कौशल व वज्जी संघ पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर इसकी पत्नी की हम बात करें तो बाजीरा नाम से इसकी पत्नी थी, जो प्रसेनजीत की पुत्री थी। क्या थी? प्रसेनजीत की पुत्री थी। अगर हम बुद्ध के निर्माण की बात करें, बुद्ध की मृत्यु की बात करें, तो बुद्ध की मृत्यु अजात शत्रु के समय ही हुई थी। तो क्वेश्चन कभी आ जाए, अलग अलग टाइप से आ सकता है कि बुद्ध का निर्माण किस समय हुआ। तो बुद्ध का निर्माण 483 ईसा पूर्व में हुआ। उस समय किस वंश का शासक था भारत पर? तो उस समय हर्यक वंश का शासन था, मगध साम्राज्य चल रहा था उस समय, और शासक था अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासन में उनकी मृत्यु होती है। उनके अंत्येष्टि अंतिम संस्कार करता है मल्ल वंश। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बुद्ध की अंत्येष्टि कौन करता है, तो मल्ल वंश करता है। तो याद रखिए। उसके बाद इस अजात शत्रु की हत्या करता है उसी का पुत्र उद्दीन। कौन करता है? उदयीन। तो अगला उद्दीन तीसरा शासक आता है हर्यक वंश का। तो उद्दीन क्या करता है? अजात शत्रु की हत्या कर देता है। और ये जो उद्दीन होता है राजधानी भी परिवर्तित करता है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी, राजगृह कहां से बनाई थी? गिरिव्रत से। अब राजगृह से ये राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र बना देता है। क्या बना देता है उद्दीन? पाटलिपुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्दीन हर्यक वंश की या फिर मगध साम्राज्य की राजधानी क्या बना देता है? तो ये पाटलिपुत्र बना देता है। कहां से परिवर्तित करता है? तो राजगृह से। राजगृह किसने बनाई थी? तो राजगृह बिंबिसार ने बनाई थी। बिंबिसार ने राजगृह से पहले क्या थी? तो गिरिव्रत थी। तो याद रखिएगा। उसके बाद जो ये उद्दीन है जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद उद्दीन की हत्या उसका पुत्र नागदशक कर देता है। और ये जो नागदशक है, ये नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक। क्या है? हर्यक वंश का अंतिम शासक है। इसकी हत्या इसका अमात्य, या जिसको हम मंत्री बोल सकते हैं, अमात्य या मंत्री शिशुनाग करता है। कौन करता है? शिशुनाग करता है। और यहीं से शिशुनाग वंश का उदय होता है। तो आज हमने पढ़ा कि
मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार होता है, उदय होने के क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, मगध साम्राज्य पे किन किन वंशों ने शासक किया, उनके प्रमुख हमने शासक देखे, और हर एक वंश के बारे में हमने डिटेल पढ़ा। कल हम शिशुनाग वंश और अंतिम वंश नंद वंश के बारे में चर्चा करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर मगध साम्राज्य वाला समाप्त हो जाएगा। आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।